Nick. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात अमित शाह के बस्तर दौरे पर हो रही सियासत की, जहां नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया और सौगातें भी दी। अमित शाह ने नेतानार में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 6 महीनों के काम के बाद अब ये पूरा क्षेत्र आदिवासियों से भरा दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने याद दिलाया कि इसी धरा से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का काम अमर शहीद गुंडाधुर ने किया था, जहां शाह ने कहा कि ये दौर वह भी हुआ है जहां एक साथ 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, जहां स्कूल उजाड़ दिए जाते थे और गरीबों का राशन तक छीन लिया जाता था। अब सरकार ने कड़े कदम उठाकर बस्तर से इस गणतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जहां इसके साथ ही अब इस ऐतिहासिक धरती को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया जा रहा है। अमित शाह के संदेश और दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां अमित शाह के दौरे को लेकर बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया, तो कांग्रेस ने बस्तर की वन और खनिज संपदा के अडानी जैसे व्यवसायियों के हाथों में जाने का अंदेशा जताया। क्या अमित शाह के दौरे से बस्तर में विकास को नई गति मिलेगी और अडानी को लेकर कांग्रेस की आशंका कितनी वास्तविक है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। एक जमाने में यहां एक साथ 6 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यहां के स्कूल उजाड़े गए, यहां के अस्पताल उजाड़े गए, यहां पर राशन नहीं पहुंचने दिया, यहां रोजगारी और शिक्षा नहीं पहुंचने दी। और आज वही जगह पर जहां हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, वहां गरीब आदिवासियों की सेवा करने का एक तीर्थ स्थल बनने का काम आज शुरू हो रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और आज जगदलपुर के लिए रवाना हुए हैं। हम लोग एक समय नक्सलवाद से जूझ रहे थे और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या हमारी नक्सलवाद की थी, लेकिन जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई, आप देखे होंगे कि इस बीच में जगदलपुर माननीय गृह मंत्री जी का अनेक बार आने का कार्यक्रम बना और आज जिस कार्यक्रम में वो गए हैं, मैं समझता हूं कि प्रदेश को एक बड़ी राहत मिली है कि नक्सलवाद का सफाया और विकासवाद का कार्य प्रारंभ हुआ है। काफी दिनों से प्रस्तावित यह बैठक थी जो आयोजित होने वाली है। आज छत्तीसगढ़ की जनता तो हमेशा अपने अतिथियों का स्वागत करती है, स्वागत है, और छत्तीसगढ़ की जनता में आज इस तरह की महत्वपूर्ण होने वाली बैठक से बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं जागी है कि यह बैठक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए आज लाभदायी साबित हो। ये ऐसी अपेक्षाएं हमारे प्रदेश की जनता को आज हुई है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि कहीं न कहीं इन तमाम सारी कयासों के बीच में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, अमित शाह जी जिस तरह से आज अभी तक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कर रहे हैं कि इस देश की सारी खनिज संपदाएं अडानी और अंबानी को लुटाने के सिवाय कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, जहां हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनादि शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। और अनादि जी, आपसे ही सवालों की शुरुआत करेंगे। देखिए,
एक तरफ ये कहा जाता है और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आता, रोजगार नहीं मिलते, सरकार कुछ नहीं कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना रही। अगर इन सब के लिए सरकार प्रयास करती है तो जल जंगल जमीन को लेकर आवाज उठानी विपक्ष तेज कर देता है कि देखिए ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो जंगलों को काटेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर लेकर आते हैं तो क्या आपके यहां से एक लिस्ट पारित करानी चाहिए क्या सरकार को कि आप जिस लिस्ट में जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम देंगे वही आगे बढ़ाने चाहिए? आप ये चाहते हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अमित शाह जी का दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है छत्तीसगढ़ में जब प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि आप ईंधन बचाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, और उस बीच में अमित शाह जी अपना काफिला लेकर के आए हैं और दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक की है उसके लिए भी कितना ईंधन फूका जाएगा ये हम सब जानते हैं। क्या ये मीटिंग वर्चुअल नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। वर्क फ्रॉम होम का संदेश प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और उनके ही पार्टी के नेता इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसको एलिट हिपोक्रेसी नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? और दूसरी चीज, बस्तर के विकास की बात की जा रही है तो अमित शाह जी ने पहले भी एक वादा किया था कि बस्तर के जो भी गांव नक्सल मुक्त होंगे उनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। उस पैकेज की आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या लेकर के आए अमित शाह जी? कोई सौगात लेकर के आए बस्तर के लिए? कोई सौगात नहीं दिख रही है। और जल जंगल जमीन की बात है तो आप हसदेव के जंगल के हाल देख लीजिए। जो हाल वहां पे है, वहां के आदिवासी खुद नहीं चाहते, जिस जगह के लोग हैं वही नहीं चाह रहे हैं कि उनके जंगल को काटा जाए। जंगलों का कितना महत्व है ये हमको इस 49 डिग्री की गर्मी में तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बस्तर को लूटने की जो स्कीम तैयार की जा रही है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है अडानी के लिए, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि ये हक पहले आदिवासियों का है, जंगल उनका है पहले, उसके बाद किसी कॉर्पोरेट घराने को दिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार देश के संसाधनों के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे जो ये प्रकृति के साथ खेल चल रहा है केंद्र सरकार का, वो खत्म होना चाहिए। निकोबार प्रोजेक्ट का भी हाल देखिए आप, वहां पे क्या किया जा रहा है। डिफेंस के नाम पे वहां पे होटल और कैसीनो और बहुत सारे रिजॉर्ट्स बनाने की चीजें चल रही है। तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों को निकालना अच्छा जरूरी है, उससे तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना में मेरे हिसाब से आपकी ही सरकार है जी। तेलंगाना में अगर जो एक बड़ा सोशल मीडिया पर आंदोलन खड़ा हो गया था कि पेड़ों को बचाया जाए, तो आदेश आपके यहां से आया था या भाजपा कार्यालय से उस पर साइन होकर आए थे पेड़ों को काटने को लेकर? जी, हैदराबाद के पास में जो अगर आप जंगलों के कटने की बात कर रहे हैं, वहां पे आदिवासी नहीं रहते। वहां पे कोई आदिवासी नहीं रह रहे, वहां पे उनकी जल जंगल जमीन के हक की बात नहीं चल रही। लेकिन बस्तर तो आदिवासियों का क्षेत्र है ना। बस्तर के जो जंगल है वो आदिवासी, उनके लिए क्या वो जंगल क्या मायने रखते हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है। और बस्तर में आप तीर्थ स्थान बनाने की जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म किस तरह से डेवलप होगा वहां पे? वहां पे तो ऑलरेडी टूरिज्म ठीक इतना हाई पे है, क्योंकि वहां के जो जंगल है, वहां के जो झरने हैं, पीयूष जी, आप अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लाने की सोच रहे हैं तो पहले अनुमति ले लीजिएगा, और आप अगर करेंगे तो वो गलत है, सीधे तौर पर गलत है। पीयूष जी। जी, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी जनता को जय जोहार। मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अभी मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के बातों को सुन रहा था और जैसा इनका नेतृत्व करता है दीपक बैद जी, वैसे ही लाइन में ये सारे कांग्रेस के प्रवक्ता और सारे नेता चलने लग गए हैं। बहरहाल 2026 छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला एक वर्ष होगा, क्योंकि इस वर्ष में छत्तीसगढ़ से लंबे समय से 40-50 वर्षों से नक्सल समस्या का अंत 2026 में हुआ है। 2024 आज से 2 साल पूर्व जब तीसरी बार आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, तब हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत उन्होंने एक रोड मैप बना के एक तय किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे हम छत्तीसगढ़ को। और उसी कर्तव्य में और उस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए
31 मार्च 2026 तक हम सबको विदित है कि सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल गई है। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, वो उनकी मेहनत की पराकाष्ठा को दर्शाता है, और उन्होंने जो विजन लेके और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो मेहनत विगत 2 वर्षों में किया, वो मेहनत की परिणति ये हुई है कि आज 31 मार्च 2026 के बाद नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हम कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सभी जनता के लिए। अडानी अंबानी को बेचने के लिए किया था क्या नक्सल मुक्त? देखिए, आज नक्सल मुक्त होने के बाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं। आज उन्होंने आके नेतनार में जन सुविधा केंद्र खोला है। जो सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे थे, उनके जो भी यहाँ पे सुरक्षा कैंप थे, उस कैंपों में जन सुविधा केंद्र बना के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा पे काम हो पाए, इस पे काम होगी, जिसका शिलान्यास आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज इस बैठक में वो बादल एकेडमी में नक्सल पीड़ितों से और शहीदों के परिवार से भी मिलके और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लोगों से भी मिलके संवाद करेंगे कि जमीनी सफलता हमको क्या मिली है और हमको आगे की रूपरेखा कैसी बनानी चाहिए। उस दृष्टि को ही आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 3 दिवसीय दौरा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का है। एक और उल्लेखनीय मैं आपको डेटा शेयर करना चाहूंगा, ये उनका गृह मंत्री बनने का 10वां दौरा है बस्तर का, और उनका ये जो आज उनके जो दौरे हो रहे हैं, उस दौरे के माध्यम से और कैसे हम सशक्त रूप से डेवलपमेंट कर पाएंगे, IT, फॉरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सिंचाई पे कैसे काम कर पाएंगे, जन सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया है। रमेश जी, जन सुविधा केंद्र तो खोल दिया, लेकिन सुविधा केंद्र बनेंगे किसके लिए सुविधा होगी? क्या लोगों के लिए उस इलाके के, क्या आदिवासियों के लिए, या फिर उन उद्योगपतियों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं उस इलाके में अपने प्रोजेक्ट्स लाने के लिए? देखिए अभिनय जी, मैंने सुना हमारे बहन अदिति जी का भी और पीयूष मिश्रा का भी, और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उसकी मैं पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला, आपने सवाल किया जन सुविधा केंद्र किसके लिए? आपको बता दूं, बस्तर रवाना होने पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपडेटेड डायल 112, जिसमें FSL की भी गाड़ियां शामिल हैं, पूरे 35 जिलों के लिए उन्होंने रवाना की। वो हर जिले में गाड़ियां किसको सुविधा प्रदान करें, माध्यमिक को या टाटा या अंबानी या अडानी को प्रदान करें, ये सब किसको सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद जन सुविधा केंद्र आप कर रहे, जन सुविधा केंद्र वही जन सुविधा केंद्र कर रहे हैं जहां सुरक्षा कैंप है। सुरक्षा कैंप में अब सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे, वहां मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं से गांव के लोगों को खाद्यान्न भी बटेगा, वहीं से उनको अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी, शिकायतों का समाधान भी होगा। इससे किसको लाभ मिलेगा? अंबानी को, टाटा को, या किसको मिलेगा? ये हर आदमी समझता है। दूसरा विषय उठ रहा है कि अंबानी को लूटने के लिए दे दिया जाएगा। अंबानी केवल बस्तर के उद्योगपति नहीं है, वो पूरे देश में है, दुनिया में है। क्या उनके ट्रैक रिकॉर्ड में किसी इलाके का है? उन्होंने गुजरात को लूट लिया, उन्होंने आंध्र प्रदेश को लूट लिया, उन्होंने केरल को लूट लिया, उन्होंने मध्य प्रदेश को लूट लिया, उन्होंने किसको लूटा है ये भी तो बताइए भाई। अडानी अगर लूटने वाले हैं तो किसको लूट रहे हैं? कहीं का कोई ट्रैक। तीसरा विषय, तो सवाल तो ये विपक्ष उठा रहा है ना कि आदिवासियों की आप हक को कैसे मार सकते हैं? दूसरे इलाके में जंगल कटेगा, वो बहुत अच्छा है, उसको कटना जरूरी है क्योंकि विकास चाहिए। इस इलाके में विकास ना हो चलेगा, लेकिन जो है आप आदिवासियों का हक कैसे मारेंगे? पैसा एक्ट लगता है यहाँ पे। एक बात और पूरी होने दीजिए, जंगल काटने की बात आ रही है। बस्तर में
एक परियोजना लाई गई थी, बोध घाट परियोजना। वो परियोजना भाजपा ने की थी या कांग्रेस ने की थी, ये लोगों को बताना चाहिए। और उस परियोजना में कितने पेड़ कटने थे ये भी बताना चाहिए। और तीसरा जो मैं स्पष्ट कर दूं, जब पेड़ कटने की बात आती है तो उसमें एक क्लास निर्धारित है कि अगर आप 10 पेड़ काटेंगे तो 20 पेड़ लगाएंगे। हम पेड़ कटने की बात करते हैं, पेड़ लगाने वाली बात नहीं करते। उसमें दोनों पक्ष आने चाहिए। अगर एक पेड़ कटता है तो 2 पेड़ लगाने का लिखित प्रोविजन है, प्राविधान है। तो पेड़ कटने का प्राविधान नहीं है, पेड़ लगाने का भी प्राविधान है। तो यही बात आनी चाहिए कि पेड़ कटने से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, उसका दूना पौधारोपण भी हो रहा है, तैयार भी किया था। लेकिन सबसे बड़ी रमेश पांडे जी दिक्कत तो ये है ना कि इसी देश में पेड़ लगाने के नाम पर, विस्थापित करने के नाम पर पेड़ों को तने गाड़ दिए जाते हैं और कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाता है कि जी हमने तो पेड़ जो है विस्थापित कर दिए। वो तो भला हो हाईकोर्ट का कि वो कहता है कि हमें पेड़ दिखाइए, जियो टैगिंग कहाँ है, पता चलता है तने गड़े हुए हैं, कुछ है ही नहीं उसमें। ये विषय दूसरा है, इस पर भी विपक्ष को अच्छी तरीके से आवाज उठानी चाहिए। ये विषय दूसरा है, पर जो प्राविधान की बात है कि अगर एक पेड़ काटना है और 2 पेड़ लगाना है, ये प्राविधान है। अगर पेड़ नहीं लग रहा है तो विपक्ष को इसकी आवाज उठाना चाहिए कि 2 पेड़ लगाए कहाँ है, ये बात उठनी चाहिए। पेड़ काटने की ही बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फर्क वही बात है रमेश जी के, फर्क किसी को नहीं पड़ता। सत्ता पक्ष की ओर से एफिडेविट दे दिया जाता है कोर्ट्स में अगर सवाल पूछा जाता है, और विपक्ष तो नदारद ही ऐसे मामलों में नजर आता है। अनादि जी, अगर वहां पर रोजगार को लेकर कोई वैसी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, आपने कहा कि अभी बहुत अच्छा टूरिज्म चल रहा है, बहुत अच्छा लश ग्रीनरी है वहां पर और टूरिज्म ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। अगर आप आने जाने की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां की कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाएंगे, वहां बेहतर तरीके से रुकने की, खाने पीने की सुविधाएं अगर वहां नहीं होंगी तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? और अंततोगत्वा वहां पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होंगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, वहां का ओवरऑल विकास कैसे होगा अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा आप कह रही हैं? जी, टूरिज्म के लिए सड़क बनाना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन जंगल को पूरी तरह से खत्म करके एक इकोसिस्टम को, जहाँ पे इतने सारे फ्लोरा है, फौना है, उनको खत्म करके पूरी तरह से सिर्फ खदान के नाम पे वहां पे जो खनिज है उनको निकालने के लिए उस जंगल को पूरी तरह से खत्म करना एक अलग बात हो जाती है। रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल वहां पे पहले भी डेवलपमेंट का काम हुआ है। अभी सुकमा तक अच्छी खासी रोड बन चुकी है, बस्तर में काफी हद तक ये चीजें देखी जा रही है और इसकी वजह से ट्रैवल तो स्मूथ चल रहा है वहां पे। और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आप रोड बनाइए, और वहां के जो बस्तर के लोगों के संसाधन है, उनका जंगल के संसाधन है या वहां के लोगों की जो कला है उनका इस्तेमाल करके भी तो उनको और प्रोत्साहन देकर के भी तो रोजगार का उत्पादन किया जा सकता है, वहां पे रोजगार दिया जा सकता है लोगों को। सिर्फ जंगल काटकर अडानी को या किसी और बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को जो बिल्कुल पर्यावरण के बारे में सोच ही नहीं रहा है उनको सौंप देना, आदिवासियों को इतने सालों से जो वो जमीन पर रह रहे हैं, जो जंगल की पूजा करते हैं, जो उनके लिए पूजनीय है, वहां से उनको भगा देना, ये बहुत अलग चीज है और इसका विरोध होना ही चाहिए। क्यों नहीं होगा इसका विरोध? आदिवासी खुद इसका विरोध कर रहे हैं, वो खुद नहीं चाहते। अनादि जी, 2 सवाल पूछूंगा। अनादि जी, 2 सवाल पूछूंगा। क्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य से कोयला निकालकर जो है ऊर्जा आपूर्ति पूरी नहीं की जाती है? जी की जाती है, नहीं की जाती है? जी, की जा रही है कोयला। और अगर इसी तरह कहीं और कोल माइन मिल जाती है, या मान लीजिए देश के लिए वो जो बहुत ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो अगर उनका एक्सप्लोरेशन कर लिया जाता है, वो मिल जाते हैं, तो वो निकालना गलत होगा कि सही होगा? क्योंकि वहां पर इस तरह की चीजें हैं, सही होगा गलत होगा? इन सारी चीजों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है और ये सरकार बिल्कुल भी बैलेंस पे ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए पूरे विश्व में आज टॉप 100 सिटी जो गर्म हो रही है, जो टॉप 100 हॉटेस्ट सिटी है, वो इंडिया की है। क्यों है? क्योंकि हम पर्यावरण पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आप बात कर रहे थे कि पेड़ों को हटा करके दिखा दिया जाता है कि हमने पेड़ों को उखाड़ करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया। चैंडल विस्टा प्रोजेक्ट में जितने पेड़ उखाड़ करके लगाए गए थे दूसरी जगह पे, कितने पेड़ आज जिंदा है?
पेड़ तो अपनी बातें करने नहीं आएंगे ना, वो तो बोल नहीं सकते कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, वहां के जानवर तो नहीं आएंगे ना। इसलिए लोगों को आवाज उठाना जरूरी है, इसलिए आदिवासी अपने जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे विरोध कर हर जगह पे। चलिए लोगों को छोड़िए, आपने या फिर एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कितने पेड़ बचे हैं इसको लेकर आपने कितनी बार आवाज उठाई है? बिल्कुल, हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने कभी भी जंगलों का पूरी तरह से विनाश करके विकास की बात कभी नहीं की। हमने हमेशा बैलेंस करके आगे बढ़ने की बात की है। अगर बिल्कुल बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीयूष जी, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे से पहले तक भी यही सवाल खड़े हो रहे थे कि एक बार ये हो जाता है, उन्मूलन कर लिया जाता है, इसके बाद एक बैलेंस सोच बनाकर, एक बैलेंस बनाकर सरकार वहां प्लानिंग के तहत कैसे विकसित उस इलाके को कर पाएगी, ये बड़ी बात है। आप कोई आश्वासन दे सकते हैं कि बैलेंस बनाकर चलेंगे? क्योंकि इसी सरकार में और इसी प्रशासन में हमने कारनामे बहुत देखे हैं। पेड़ों की बात कह दी जाती है, वहां लगाएंगे, इतने लगाएंगे, और कितने बचते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज अमित शाह जी के प्रवास में अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं तब तक बस्तर आता रहूंगा जब तक बस्तर का डेवलपमेंट भरतपुर के डेवलपमेंट के बराबर न हो जाए। यह अपने आप में इस बात को बताता है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी नक्सल विषय को समाप्त करने के बाद आगे का भी रोड मैप बना के काम कर रहे हैं। 2025-26 के हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में 2000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है रोड के लिए, बुनियादी विकास के लिए, जिसमें से आपको बताना चाहूंगा कि 425 अधिक सुदूर गांव पहली बार जिला मुख्यालय से जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत 50 नए मार्गों पर 52 नए बस चालू हो चुके हैं। नक्सलियों द्वारा नष्ट किए गए स्कूल को नए स्कूल बना के या पुनर्स्थापित करके 5016 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। 8947 आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर संभाग में 3056 गांव में, जहां पे मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां 3056 गांव में मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी पे काम प्रारंभ हो चुका है। मैं इसीलिए कांग्रेस को ये बात सब गिना रहा हूं कि आप भी जाने कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। केवल एक ही विषय को लेके आप लोग अनर्गल बयान देते हैं, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और मैं आपके सम्मानित टीवी चैनल पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये वही दीपक बैज और उनकी कांग्रेस है कि जब 2021 में टेकलगुड़ा में 22 जवान शहीद हुए थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन बस्तर सांसद दीपक बैज, जो भी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष है, आसाम चुनाव ड्यूटी में थे और अपने नेताओं के आवाज में लगे हुए थे और छत्तीसगढ़ का चिंता किसी को नहीं था। और यही गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आके यहाँ पे बिल्कुल, अमित शाह जी का दौरा अपने आप में तय किया था उन्होंने, इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आगे क्या रोड मैप बनेगा और ये तो आगे चलकर पता चल ही जाएगा और जनता सब देख रही है। आप जो आगे रोड मैप बनाकर जो काम करने वाले हैं वो भी देख रही है, जो आप अब तक कर चुके हैं वो भी देखेगी, तो आकलन सबका होगा। इसी के साथ मैं अनादि जी बहुत शुक्रिया कहूंगा आपको, पीयूष जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित शाह का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है, नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे और अलग अलग बैठकों में शामिल होकर विभिन्न स्तर पर किस तरह से छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी से लेकर वहां टूरिज्म से लेकर तमाम प्रयास किए जा सकते हैं, इसे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, मंथन भी हो रहा है। हालांकि देखना होगा आगे रोड मैप किस तरह बनाया जाता है और उसे क्रियान्वित कैसे किया जाता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।